जी दोस्तों, मौजूद हैं इस वक्त हम लोग जफरवाल में। चौधरी एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूछते हैं कि इस वक्त एक तो सिचुएशन क्या है जलसे की और बारिश और वेदर, क्या अपडेट है? ज़ाहिर है आने वाले लोगों को पता होना चाहिए। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जफरवाल में नारोवाल शकरगढ़ के लोगों के जज्बात बहुत बुलंद हैं। सुबह अगरचे बारिश हुई, उससे कुछ खलल वाक़या हुआ, लेकिन अब मौसम साफ़ है और हमारे काफ़िले बारिश की वजह से कुछ उन्हें चलने में सुबह ताख़ीर हुई, लेकिन अब सब रवां दवाएँ और कुछ ही अरसे में वो सब यहाँ पहुँच जाएंगे और सब बेताबी से इंतज़ार करेंगे मरीम नवाज शरीफ साहिबा के कि वो आएँ और आके उनसे खिताब करें। और इंशाल्लाह नारोवाल ज़िला भी मुस्लिम लीग नून का किला साबित होगा, जैसे कि हमेशा से वो होता रहा है। सर 10 साल के बाद 14 साल, ये इलेक्शन से 7 दिन पहले इतनी तेज़ी जलसों सजाओं में इमरान खान की। देखिए, ये इसकी वजह यह है कि ख़ुद इमरान खान साहब के वकला मुख्तलिफ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। अगर वो ये ताख़ीरी हरबे ना इस्तेमाल करते तो शायद ये फ़ैसले महीना पहले या 2 महीने पहले भी हो चुके होते। तो उनकी कोशिश यही थी कि किसी ना किसी तरीके से इन फैसलों को इलेक्शन से आगे लेके जाया जाए, और पहले ही वो बहुत ताख़ीर कर रहे थे इस पूरे कानूनी अमल के अंदर। लेकिन जहाँ तक ये दोनों केसेस हैं, इसके जो हकायक हैं वो सब कौम के सामने पहले ही आ चुके थे। तो ओपन एंड शट केसेस थे, तो वो एक लीगल प्रोसीडिंग्स अलहदा है। लेकिन जहाँ तक इनके मेरिट का सवाल है, मैं समझता हूँ कौम के सामने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साइबर केस में आई थी, साइफर केस में, वो भी सब ने देखी कि किस तरीके से अपनी सियासत के लिए एक बहुत ही हसास साइफर को खेला गया। उसके ज़रिए कौम की सारी जो डिप्लोमेटिक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिप्लोमेसी होती है, उसको दांव पे लगाया गया। फिर ये जो ताइफ का तोशाखाना केस है, इसमें भी कौम के सामने हकायक आ चुके थे कि किस तरह महंगे महंगे तोहफे लेकर उनकी वैल्यू घटाई गई, बोगस रसीदें हासिल की गई, और वो तोहफे जो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त ममालिक ने दिए थे उनको भी किस अंदाज में फ़रोख्त किया गया, और वो सब चीज़ें कौम के इल्म में है। तो इसलिए ये कोई ऐसी अनहोनी सज़ा नहीं है। मेरा ख्याल है कि सब समझते थे कि ये वो जराइम है जिनके इमरान खान साहब मुर्तकब हुए हैं और इनको सज़ा मिलेगी। और इसी तरह जो अलकादर ट्रस्ट केस है, वो भी ओपन एंड शट केस है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड और 60 अरब रुपया पाकिस्तान का खुर्द बुर्द किया अपने एक वाकिफ़ को देने के लिए, और उसके एवज़ उन्होंने उनसे मराहत ली, ज्वेलरी ली, पैसा लिया, ज़मीनें ली, फ़ायदा लिया। तो और काबीना को अंधेरे में रखा, एक बंद लिफाफे में एक कागज़ की मंजूरी ली, उसमें कुछ भी सौदा हो सकता था। तो कल को पता लगता कि वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के किसी अहम मामले का सौदा कर गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जैसे मुल्क चलाया है, वो यही समझते थे कि वो किसी कैरी पैकर के क्रिकेट के थिएटर में खेल रहे हैं। तो रियासत को चलाना बहुत फ़र्क है। अच्छा सर, ज़रा ये बता दीजिएगा, 2013 में जब हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली तो इमरान खान साहब को खुली छुट्टी थी, धरने, सियासत, ये चीज़ें। लेकिन इस इलेक्शन के बाद ये चीज़ें नहीं होंगी। कितना सोशल मीडिया पे इसको पाकिस्तान की तरक्की से जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान को कैद नहीं हो रही है, पाकिस्तान की तरक्की की रहाई मिल रही है। देखिए, मैं समझता हूँ अगर आप ना जापान से लेके कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, किसी मुल्क को देख लें जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद तरक्की की है, हर मुल्क में आपको 10-10 साल के स्टेबिलिटी के टेन्योर्स मिलेंगे। क्योंकि जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन्हें अपने असरात दिखाने के लिए कम से कम एक डेकेड चाहिए होता है। पाकिस्तान इसी वजह से मार खाता रहा कि हमारी पॉलिसीज़ ठीक होती थी, लेकिन हमारे यहाँ डिसरप्टर्स होते थे, कभी धरने, कभी कुछ और, कभी कुछ और। तो अब अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए तो हम इंशाअल्लाह ताला अगले 5 सालों में कम से कम 10 सालों का सफ़र कर सकते हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है मेरे नज़दीक कि अगले 5 सालों में हम पाकिस्तान को अगली जो संग मील है 2047 की, जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे बनाएंगे, उसके लिए एक ऐसी पोजीशन में ला के खड़ा कर सकते हैं कि जिससे इस खित्ते में जब भारत भी 100 साल बनाएगा, हम उसके हम पल्ला होंगे। हम आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि हमने भी अपनी आज़ादी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये अगले 5 साल पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है कि इसमें क्या हम मुआशी तरक्की की बुनियाद मजबूत रख सकते हैं, सियासी इस्तेकाम लेकर आ सकते हैं, मुल्क में अमन को बहाल कर सकते हैं। और मेरे राय में
हमें जो भी अगली हुकूमत आएगी उसको एक नेशनल डायलॉग भी करना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ सियासतदान हो, उसमें मीडिया भी हो, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो, उसमें जुडिशरी भी हो, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी हो, सारे हों। और इसको कोई एक तरीका हम वज़ा करके एक जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान बना सकते हैं कि हम कैसे पाकिस्तान को अमन इस्तेहकाम के साथ चलाएं, जिसमें गुड गवर्नेंस हो, जिसमें अवाम की फलाह के लिए मंसूबे बनाए जाएं, जिसमें पाकिस्तान को 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तैयार किया जाए। देखिए अगले 10 से 15 सालों में दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी, और जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ऑटोमेशन रोबोटिक्स है या डेटा साइंस है, इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, ये पैदावार के तमाम जो मीन्स हैं उनको तब्दील कर रही हैं, और स्किल सेट सारे चेंज हो रहे हैं। और आज देखिए दुनिया में दौड़ लगी हुई है कि कौन अपनी अफरादी कुव्वत को इन नए शोबों के अंदर सलाहियत स्किल्स दे सकता है। तो ये हमारे सामने एक नौजवान आबादी है। अगर हम इस नौजवान आबादी को अच्छा स्किल सेट दे लें जो कि नए दौर से हम आहंग हो, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड ले सकता है। और अगर हमने ऐसा ना किया और हम इसी सियासी झगड़ों में पड़े रहे, तो ये एक डेमोग्राफिक डिजास्टर होगा, जिससे कि हम उसके बोझ तले ही दब जाएंगे। हम पहले ही आबादी का एक बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर लेकर बैठे हुए हैं, जिसके तहत हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। और अगर हमारे ज़राए पैदावार तरक्की नहीं करेंगे और हम मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं लेकर आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी डिसरप्शन होगी। ये लोग सब अपने साथ पेट रखते हैं, हर कोई छत मांगता है, हर कोई रोज़गार मांगता है, हर किसी की इलाज की ज़रूरत है, हर किसी को बच्चों की तालीम की ज़रूरत है। तो यही बुनियादी फ़र्ज़ है हुकूमत का और रियासत का कि वो अपने लोगों को एक अच्छा मेयार ज़िंदगी देने के लिए मुल्क की पैदावारी सलाहियत और वसाइल को ऐसे बरूए कार लाए कि जिससे हमें वो रिसोर्सेज मिलें, जिससे हम मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकें, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट कर सकें, और मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत है उसकी एक्सपोर्ट्स के लिए हम पूरी इस पे तवज्जो दे के उसको बढ़ा सकें। तो ये एक बहुत टॉल ऑर्डर है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून ही है कि जो इसे कर सकती है। हमने माजी में भी विजन 2025 जैसे मंसूबों के जरिए कोशिश की थी कि पाकिस्तान को हम तरक्की के रास्ते पे डालें, उसे डिसरप्ट किया गया। लेकिन अब इंशाल्लाह हम एक नए अज़म से आएंगे और पाकिस्तान को 21वीं सदी का एक कामयाब मुल्क बना के पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया चौर साहब। ये अगले 5 साल फैसला करेंगे कि पाकिस्तान जब 100 साल तकरीबात मना रहा होगा, क्या वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, बराबर खड़ा होगा, या फिर वहीं खड़ा होगा यहाँ पे आज खड़ा है। अगले 5 साल में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया।